दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव निभा रहे हैं। लालू परिवार में भी बिहार में कुछ ठीक ठाक चलता नजर नहीं आ रहा है। बता दें आपको कि पिछले दिनों जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर पोस्ट किया और ये कहा कि पार्टी को जिस खून पसीने से कार्यकर्ताओं ने सींचा, जिस खून पसीने के साथ इतनी बड़ी पार्टी बनाई बिहार में, आज कुछ लोगों ने उस पार्टी को अपने अंडर कर लिया है। दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने को लेकर नेता जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और लालू परिवार के अहम सदस्य माने जाते हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार को लेकर के भारत रत्न की सिफारिश सरकार से करेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं रोहिणी आचार्य के बयान से सहमत हूं, उनके बयान का समर्थन करता हूं। ऐसे में अमन जी, क्या आगे आने वाला वक्त जो है ये तेजस्वी यादव के खिलाफ ही कोई ब्रिगेड खड़ी होने वाली है बिहार में, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज प्रताप यादव या रोहिणी आचार्य कर सकते हैं? और आखिरकार क्या इसके अलावा ये भी ऑप्शन नजर आता है कि जेडीयू या बीजेपी में जाने की या उनके साथ गठबंधन करने की तेज प्रताप यादव की कोई रणनीति हो सकती है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेज प्रताप यादव की जो भी राजनीति रही है वो आरजेडी के साथ में रही। अब जब अलग हुए हैं, अलग पार्टी बनाई है और उस पार्टी के साथ में उतरे हैं, 42 के आसपास तकरीबन प्रत्याशी उतरे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेज प्रताप यादव न सिर्फ अपनी सीट हारे बल्कि तमाम प्रत्याशी भी बुरी तरह से हारते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना भर के भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। कुछ दिनों पहले वो विजय सिन्हा से भी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो तमाम जो कह सकते हैं उनके जो चीजें नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी के सहारे अब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हो या ये दिखाना चाहते हो। क्योंकि कल परसों भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें दोनों भाई आमने सामने तो आए, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि आमने सामने होते हुए भी नहीं मिले, क्योंकि तेज प्रताप यादव उधर मुंह करके निकल गए और तेजस्वी यादव इधर मुंह करके निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बड़ा जो है अजीब लग रहा है कि भाई क्या दोनों के भाइयों के बीच में ऐसा हो गया है, क्या ऐसी आपस में नाराजगी हो गई है कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। तो ये लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है और इसी का खामियाजा अगर आप देखेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उठाना पड़ा, जहां पर दोनों भाइयों के बीच में जो खींचतान हुई और जिस तरह रोहिणी आचार्य का नाम उसमें सामने आया, जिस तरह से कह सकते हैं तेज प्रताप यादव ने तमाम तरह के कमेंट जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर किए और उसी का खामियाजा ये रहा कि जो आरजेडी 2020-21 में आप देखेंगे 75 बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो अचानक से 25-26 सीटों पर आ जाती है। तो ये तमाम ऐसी वजह जो ये बताती हैं कि आपस का माहौल खराब होना कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों के बीच में संदेश देता है कि भाई अगर जब अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो प्रदेश कैसे चलाएंगे। और इसी वजह से एक बार फिर एनडीए यानी बीजेपी और नीतीश कुमार और तमाम जो उनके दल थे मजबूत जनाधार के साथ में सत्ता में जाकर बैठते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, मजबूत जनाधार जेडीयू ने प्राप्त किया, मजबूत जनाधार बीजेपी ने प्राप्त किया, लेकिन झटका लगा तो लालू परिवार को लगा, आरजेडी को लगा और परिवार एक बार फिर से सियासत की दहलीज तक जाने से चूक गया। लेकिन बिहार में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से राजनीतिक दल बनाते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।